चाहे आदमी के कार्य करने की क्षमता की बात हो, चाहे उसकी शारीरिक क्षमता की बात हो, ज़ाहिर-सी बात है जब आदमी वो चाहे शारीरिक परिश्रम कर रहा हो या मानसिक रूप से परिश्रम कर रहा हो, हर एक व्यक्ति को थकान आती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो आदमी का दिमाग होता है, उसका मस्तिष्क होता है, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, उसकी भी एक समय सीमा होती है और उस पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ने पे, ज़्यादा काम करने पे उसको भी एक थकान आती है। तो ज़ाहिर-सी बात है पहले के समय में आदमी जब मानसिक रूप से थक जाता था तो आदमी किताबें उठा के उनके पन्ने पलटने लगता था और उसमें तरह-तरह की स्टोरीज़ थी, कहानियाँ थीं, उनको पढ़ने लगता था। लेकिन आज के समय में ये जब से नेट का समय आ गया तो आज के समय स्वाभाविक ही है कि जैसा कि आदमी के को जब मानसिक थकान होती है तो वो स्वाभाविक है कि मोबाइल से कुछ न कुछ उसमें देखने लगता है, स्टोरी देखने लगता है, वेब सीरीज़ देखने लगता है और कभी-कभी कई प्रकार की चैटिंग करने लगता है। तो आज की कहानी मित्रों कुछ इसी प्रकार की है। एक लड़का होता है जिसकी उम्र 16 साल के करीब होती है और लॉकडाउन के समय में माता-पिता के द्वारा उसको स्टडी करने के लिए एक मोबाइल लेके दिया जाता है क्योंकि लॉकडाउन के समय उस समय कॉलेज और स्कूल सारे बंद थे क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा प्रोटोकॉल था। तो उसी दौरान उसको पढ़ने के लिए एक मोबाइल लेके दिया जाता है। लेकिन मोबाइल में वो किसी दिन ज़्यादा थक जाता है और अपने दिमाग को फ्री करने के लिए और दिमाग को सुस्ताने के लिए स्नैपचैटिंग पे जाके चैटिंग करने लगता है और धीरे-धीरे उस चैटिंग पे उसकी मुलाकात एक शिक्षिका होती है, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है और वो मुलाकात बाद में प्यार और मोहब्बत में बदल जाती है और इस तरह वो बदलती है कि उनका प्रेम प्रसंग जो होता है तकरीबन 2 साल चलता है और 2 साल प्रेम प्रसंग चलने के बाद में जब उस 16 साल के लड़के को ब्लैकमेल किया जाने लगा तो उसने मजबूरन एक ऐसा कदम उठा दिया। वो कदम उठाने से 2 कत्ल रूपी जो कहानी होती है उसकी इबारत लिखी जाती है। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों मेरे इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत-बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश एक प्रदेश पड़ता है, उसका एक ज़िला है और अयोध्या जो सदर कोतवाली है उसी के अंतर्गत आने वाला एक मोहल्ला है रामपुर कॉलोनी। उसी रामपुर कॉलोनी जो मोहल्ला है उसमें एक शिक्षिका रहती थी और ये बात 1 जून 2022 की तकरीबन दिन का 1:30 बजा था। तो जो शिक्षिका थी उसका पति भी उसके साथ में रहता था और वो भी पेशे से शिक्षक था और जो शिक्षिका की माँ थी वो भी उसके साथ में रहती थी। तो 1 जून 2022 को तकरीबन दोपहर का 1:30 बजे का वाक़या है। उसका पति अपनी सास को लेके बैंक के लिए जाता है, बैंक में कुछ पैसे वगैरह निकाल रहे होते हैं तो बैंक के काम के लिए जाता है और जब वो वापस आता बैंक का काम निपटाने के बाद में जब वापस अपने घर पे आता है तो और जब घर के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद में देखता क्या है, जो उसकी जो पत्नी होती है वो शिक्षिका वो मुंह के बल लेटी हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये मृत हो चुकी है और उसके शरीर से काफ़ी खून निकल रहा था। ऐसा वाक़या देखने के बाद में उसका पति और उसकी सास जो होती है सन्न रह जाती हैं, उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है और ये रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और उसी मकान की तीसरी फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऊपर की बिल्डिंग बनाई जा रही थी। तो उसके बाद में उसका पति और सास ऊपर जाते हैं, वहाँ पे 7 लेबर काम कर रहे होते हैं और जब उनसे जानकारी ली जाती है, पूछताछ होती है तो वो साफ़ तौर पे इनकार कर देते हैं कि सर हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि तीसरी मंजिल पे काम चल रहा होता है और जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ आवाज़ आया करती है। इस वजह से
नीचे के कमरे में क्या हुआ उनको शायद कुछ भी कंफर्म नहीं था। लेकिन ये सब पूछने के बाद में वो जो शिक्षक था और उसकी सास, ये दोनों अपनी पत्नी को लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बाराबंकी का जिला हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में उस शिक्षिका को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद में तब तक पुलिस को भी सूचित किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंचती है और वहां पे पहुंचने के बाद में वो जो 7 लेबर हैं उनसे भी पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। और जब पुलिस यहाँ पे वापस आती है उसके घर पे तो देखती है जो उसकी जो अलमारी होती है उनका लॉक टूटा हुआ होता है। तो इतने में पुलिस पूछती है जो शिक्षक होता है उससे कि क्या आपका सामान भी कुछ गायब हुआ है। इतने में वो शिक्षक कहता है कि कुछ ज्वेलरी और कुछ नकदी पैसा रखा था वो संभवतः हमारे घर से गायब हुआ है। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो पुलिस की जांच में ये भी निकल के आया कि प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी। शिक्षिका भी गवर्नमेंट टीचर थी और जो उसका पति था वो भी गवर्नमेंट टीचर था। तो लूटपाट के इरादे पे जब गवर्नमेंट जांच करती है उस पर भी पुलिस को निराशा हाथ लगती है। और वहाँ के 10 किलोमीटर एरिया के तकरीबन 10,000 मोबाइल नंबर जो होते हैं उनको सर्विलांस पे लगाया जाता है और उनसे भी कोई जानकारी पुख्ता निकल के सामने नहीं आती है। और धीरे धीरे इस घटनाक्रम को लेके 2 महीने बीत जाता है। उसके बाद में जो 3 किलोमीटर की एरिया के जो सीसीटीवी फुटेज थे, तकरीबन 300 सीसीटीवी का फुटेज जो होते हैं उनके रिपोर्ट्स खंगाले जाते हैं। उनमें से भी ऐसा कोई दृश्य, ऐसा भी कोई वाक़या निकल के सामने नहीं आता है जिस पहलू पे पुलिस जांच कर सके और इस दोहरे हत्याकांड तक पहुंच सके। अंततः पुलिस परेशान हो जाती है और एक दिन जो शिक्षिका होती है उसका जो मोबाइल नंबर होता है उसको सर्विलांस पे लगवाती है और उसके नंबर की CDR निकलवाती है। लेकिन सर्विलांस पे लगवाने के बाद में और CDR निकलवाने के बाद में भी कोई पुख्ता सबूत सामने निकल के नहीं आता है जिससे पुलिस वहाँ तक पहुँच सके कि उसको कोई ठोस सबूत मिले। लेकिन इस बीच जब पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है तो इस दोहरे हत्याकांड का जो भी प्रकरण होता है इसके जो जिम्मेदारी होती है वहाँ के DIG AK सिंह और जो तत्कालीन SSP होते हैं मिस्टर शैलेश पांडे जी वो लेते हैं। और एक बार पुनः फिर से ये जो DIG और SSP होते हैं और पुलिस की जो टीम होती है वो जब CCTV फुटेज खंगाल रही थी तो उसमें एक वाकया सामने निकल के आता है। एक छोटी सी क्लिप पुलिस को नज़र आती है कि एक व्यक्ति होता है वो पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए होता है और वो कुछ संदिग्ध लगता है। तो तकरीबन जो अयोध्या ज़िला है उसके 400 जो दुकानें होती हैं, जो क्लॉथ के जो कपड़े की दुकानें होती हैं उनको खंगलवाती है। वहाँ जाकर के उस टी-शर्ट के बारे में पूछती है लेकिन वहाँ भी कोई पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिलता है और पुलिस को निराशा हाथ लगती है। फिर पुलिस का जो शक का एक दायरा होता है, फिर एक ही विकल्प बचता है पुलिस के पास में, वो ऑनलाइन जो ख़रीदारी होती है उस पर जाता है। तो शहर के जितने भी ऑनलाइन से कपड़े मंगाने या कोई भी इक्विपमेंट मंगाने वाले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास पुलिस सबको सूचित करती है और सबके पास में जाके वहाँ को उनको सबको खंगालती है। तो उसमें से एक लड़का होता है, वो लड़का बताता है कि 2 महीने पहले इस कलर की टी-शर्ट हमारे ही द्वारा फ्लिपकार्ट से मंगाई गई थी और जिस लड़के ने मंगाई थी वो लड़का इन्हीं के मोहल्ले में का रहने वाला है जहाँ पे ये डबल मर्डर हुआ है। पुलिस की एक टीम जाती है और उस लड़के के मकान की तरफ जा रही होती है, तब तक वो लड़का पीछे से देख लेता है और पुलिस को देख के भागने लगता है। इतने में पुलिस देख लेती है और उस लड़के का पीछा करती है। वो लड़का, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, वो भाग नहीं पाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में जब पुलिस उससे गहन तौर पे पूछताछ करती है तो पहले तो ये पुलिस को
इधर उधर की बातें बताता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन पुलिस जब अपने नज़रिए से पुलिसिया अंदाज में उससे गहराई से पूछताछ करती है, इंक्वायरी करती है, तो वो टूट जाता है। और टूटने के बाद में वो पुलिस की टीम को जो कहानी बताता है, वो कहानी बताने के बाद में शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया का जो सबसे पवित्रतम रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का, उस रिलेशन को, उस रिश्ते को भी इन लोगों ने कलंकित कर दिया था। और इतना पूजनीय रिश्ता जो हर एक ग्रंथ में पूजनीय होता है और समाज उसको बड़े सम्मान के नज़रिए से देखता है, तो उस रिश्ते को भी इन लोगों ने कलंकित कर दिया था। तो जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो लड़का बताता है, ये बात लॉकडाउन के समय की है और उस समय ये 10th क्लास में लड़का पढ़ रहा था और उस समय भारत में लॉकडाउन लग गया था। सो इसके पिता ने इसको एक एंड्रॉयड मोबाइल ला के देते हैं और इसको कहते हैं कि बेटा मन लगा के अपना स्टडी करना, पढ़ाई करना, क्योंकि इस समय कॉलेज और स्कूल जो भी हैं वो क्लोज हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ये अपना पढ़ाई करता रहता है। एक दिन अनायास जब इसको मानसिक थकान टाइप किया जाती है तो ये मोबाइल पे स्नैप चैटिंग करने लगता है और स्नैप चैटिंग करते करते एक शिक्षिका होती है जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल के करीब होती है, उसके नंबर से इसका नंबर अटैच हो जाता है, स्नैपचैट पे बात हुआ करती है। और बात होने के बाद में इन लोगों का जो रिश्ता था इतना गहराता चला गया, इतना आगे बढ़ते चला गया कि इनका रिश्ता जो था वो तकरीबन 2 साल चला। और 2 साल रिश्ता चलने के बीच में इन लोगों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बना। और शारीरिक संबंध बनने के बाद में इनकी जो भी प्रक्रिया थी वो चलती रही। और एक दिन ये शिक्षिका इस लड़के को बुलाती है और बुलाने के बाद में ये अकेले में मिलते हैं और मिलने के बाद में दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वो शिक्षिका जो इस लड़के को बताती है कि अब तो दोहरी खुशी है, क्योंकि मैं आपके लड़के की माँ बनने वाली हूँ और 5 महीने की तकरीबन मैं गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी बात सुन के वो लड़का रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि वैसे भी 10th क्लास में हमारे जो मार्क्स थे, नंबर थे, अच्छे आए थे, लेकिन जब से आपसे रिलेशन हुआ, आपसे संबंध हमारे हुए हैं, तब से हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। और अभी इंटर का एग्ज़ाम भी हमारा आने वाला है, न जाने कैसे मार्क्स हमारे आएंगे। वैसे भी मैं गरीब परिवार से हूँ और हमारे माँ बाप ने क्या हमारे प्रति उम्मीदें की थी। और इतना सब कहने के बाद में वो हाथ जोड़ के उस शिक्षिका से कहता है कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाओ और आज के बाद में आप हमको मत बुलाना। और ये सब कहने के बाद में वो शिक्षिका उस लड़के से कहती है, अगर जो हमारे बुलाने के अनुसार आप नहीं आते हो और जो हम नहीं कहते हैं वैसा तुम नहीं करोगे, तो तुम्हारे जो भी वीडियोस के क्लिप्स हमारे पास हैं, जो भी अनैतिक फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, निर्वस्त्र अवस्था की जो भी हमारे पास फ़ोटोज़ हैं या वीडियोस हैं, उनको मैं वायरल कर दूंगी और जितने भी तुम्हारे मिलने वाले हैं सबको मैं दिखा दूंगी, जिससे तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इतना सुनने के बाद में वो लड़का भयभीत हो जाता है, डर जाता है और फिर चला जाता है। उसके बाद में उस शिक्षिका भी अपने घर चली जाती है और उस शिक्षिका का जब भी मन करता था तब उस लड़के को बुला लिया करती थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए, या फिर वो जब अपना स्कूल जाती थी तब उस लड़के को बुला के कहीं रास्ते में मिल लिया करती थी और उससे शारीरिक संबंध बना लिया करती थी। फिर इसके बाद में समय बीतता जाता है और दिन आता है 30 मई का। 30 मई की शाम को तकरीबन 7:30 बजे ये शिक्षिका जो होती है इस लड़के के पास में कॉल करती है। कॉल करके ये रात को बुलाती है इसको, लेकिन किसी काम का हवाला देके लड़का नहीं आता है। और जब ये नहीं आता है तब ये शिक्षिका परेशान होती है और परेशान होने के बाद में स्नैपचैट पे इसको मैसेज करती है कि तुमने हमारे कहने के अनुसार नहीं किया और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो इतने में वो लड़का बहुत भयभीत हो जाता है। भयभीत होने के बाद में उसके मन में एक विचार आता है और विचार आने के बाद में अगला दिन होता है 1 जून 2022, दिन का तकरीबन 1:30 बजा होता है। ये लड़का अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद में जब श्री रामपुर कॉलोनी जो होती है, सदर कोतवाली का एक मोहल्ला,
उस शिक्षिका के मकान के पास में जा रहा होता है। तो इतने में क्या देखता है, उस शिक्षिका का पति और उसकी सास ये दोनों घर से निकल के कहीं जा रहे हैं। और इतने में ये मौका पाके देखता है कि ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये घर के अंदर घुस जाता है। और घर के अंदर घुसने के बाद में ये उस शिक्षिका को ये पीछे से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में उस पे ये नुकीली धारदार एक हथियार होता है, उससे कई वार करता है और इतनी देर तक वार करता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और उसकी मौत होने के बाद में ये उसके पास में खड़ा होता है जाके और पेट में अपना जो कान होता है वो सटा के लगाता है। तो संभवतः जो बच्चा होता है उसकी हार्ट, जो दिल की धड़कन होती है वो चल रही होती है। फिर ये लड़का उस शिक्षिका के पेट पे भी कई वार करता है और जब ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ अब शिक्षिका पूर्ण रूप से मृत हो गई है और उसके प्राण निकल गए हैं, तो इतने में वो ये वहाँ के मकान के अंदर जो भी अलमारी होती है उनका लॉक तोड़ के, ताला तोड़ के जो भी नकदी होती है और उसका मोबाइल वगैरह लेकर ये चला जाता है। लेकिन इसने शायद ये समझा कि कत्ल करने का जो भी हमने नायाब तरीका ढूंढा है संभवतः हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन सच तो ये बात है मित्रों कि अगर जो हम लगातार कोई पाप करते हैं और जिस दिन पाप करने का घड़ा हमारा भर जाता है उस दिन उन पापों का हमको प्रायश्चित करना ही पड़ता है, क्योंकि ये कटु सत्य है। और इस दोहरे हत्याकांड से दो लोगों का हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। एक तो वो माँ बाप जिनकी अकेली संतान थी, गरीब परिवार से लड़का आता था, उसका भी परिवार उजड़ चुका। और दूसरा तो वो जो शिक्षिका थी और उसका पति भी पेशे से शिक्षक था, लेकिन उसकी भी अपनी मानसिकता क्या रही होगी। अब इन शब्दों के बारे में तो अब कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन पति के होते हुए भी उसकी इतनी गंदी मानसिकता, इतनी गंदे विचार, और उस 16 साल के लड़के से उसका लव अफेयर हो जाता है और कहानी अंत में 2 कत्लों तक पहुंच जाती है। और जिस कारण से 2 हंसते खिलते परिवारों का पतन हो जाता है। और मित्रों, समाज में जो सबसे विश्वसनीय और सबसे पवित्र एक रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का, उसको भी शायद इन लोगों ने कलंकित किया था। खैर, जो भी कुछ हुआ, अब पुलिस इसमें अपनी चार्जशीट लगाएगी और अभी तक की जांच के अनुसार तो उस लड़के को 302 की धारा में मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेज देती है। लेकिन अभी पुलिस उसके कई और सारे पहलुओं पे भी जांच कर रही है। हो सकता है किसी और लोगों का भी इस दोहरे हत्याकांड में हाथ हो। खैर, ये पुलिस की जांच का विषय है। और मित्रों, इस कहानी को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आप सब लोगों को कष्ट पहुँचे, आपकी आत्मा को कहीं पर से ठेस पहुँचे और आपकी आत्मा दुखी हो। इस कहानी को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है मित्रों कि आप जागरूक रहें, सजग रहें और दूरदर्शी बने, और ताकि समाज में कभी भी ऐसी जो घटनाएं हैं वो फिर से जन्म ले सकें और अपने परिवार, अपने मोहल्ले और अपने वातावरण के पास में रहने वाली जितनी भी बच्चे हों, जितनी भी चाहे लड़कियां हों, उनको ऐसे संस्कार, ऐसे कल्चर दें ताकि समाज में ऐसी कोई गंदी चीज़ें फिर से जन्म ना ले सकें। और चलते चलते मित्रों, एक हमारे मित्र हैं अभिषेक त्रिपाठी जी, उनका मैसेज आया था, उनका आज जन्मदिन है। तो अभिषेक त्रिपाठी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए। मित्रों, इस ब्लॉग में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत।